हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ संक्रमण तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्थाएं डिस्कस करूंगी। ऑक्सीकरण अवस्था डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो किसी भी तत्व के यौगिक से उससे जुड़े हुए अन्य एटम्स को अगर हम आयनों के रूप में पृथक कर दें, तब उस तत्व पर जो आवेश शेष रह जाता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। यहां हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। इसमें मैग्नीशियम से जुड़े हुए 2 क्लोराइड आयंस निकालने के पश्चात मैग्नीशियम पर जो चार्ज यानी कि उस तत्व पर जो चार्ज शेष रह जाता है, जो कि इस केस में +2 है, वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब हम बात करते हैं संक्रमण तत्वों के संदर्भ में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। जैसा कि हमने यहां पर जो एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम क्लोराइड का, यहां पर मैग्नीशियम सिर्फ +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन संक्रमण तत्वों के केस में ऐसा नहीं है। संक्रमण तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इसका क्या कारण है? जैसा कि पहले के लेक्चर्स में आप ये समझ चुके हैं कि संक्रमण तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Ns और N-1d सबशेल्स में भरे जाते हैं। यानी कि अगर हमारी 3D सीरीज है तो उसमें 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, और इसी तरह से आगे की सीरीज में भी Ns और N-1d सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, और इनकी जो ऊर्जा है वो लगभग समान है। यानी Ns और N-1d की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। इसलिए ये दोनों ही सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स बंधन या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए इनमें एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स संभव है। यहां आप ये समझ सकते हैं कि जो संयोजकता कोश है, यानी कि जो सबसे बाहर वाला कोश है जो कि Ns है, उसमें तो मैक्सिमम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स ही संभव है। तो इस हिसाब से ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीकरण अवस्था भी 1 या 2 तक ही होनी चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1 से +8 तक संभव है। क्यों? क्योंकि Ns से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के पश्चात N-1d जो सबशेल है उसमें भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या बढ़ जाती है। हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि अगर किसी मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था कम है, निम्न है, यानी +1 या +2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ Ns सबशेल से निकल रहे हैं। और अगर किसी मेटल में ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑनवर्ड्स है, यानी कि उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि निकलने वाला इलेक्ट्रॉन Ns के साथ साथ N-1d सबशेल से भी निकल रहा है। यहां पर मैंने 3D ट्रांजिशन सीरीज लिखी है समझने के लिए, बाकी तो ये जो भी कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूं ये 4D और 5D सीरीज पर भी इसी तरह से अप्लाई होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 3D सीरीज लिखी है, स्केंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नम, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये इस तरह से लिखने का क्या पर्पस है कि ग्रुप 3 में जो स्केंडियम है जो कि इस सीरीज का पहला तत्व है, और जिंक जो है वो अंतिम तत्व है ग्रुप 12 का, ये वेरिएबल ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि टाइटेनियम से कोबाल्ट तक जो भी एलिमेंट्स हैं ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अब इसका कारण क्या है कि इस डी श्रृंखला में, जो कि यहाँ पे मैंने 3D सीरीज जो है वो समझाने के लिए लिख रखी है, इसमें जो प्रारंभ के तत्व हैं, प्रारंभ के तत्व हम मान सकते हैं, स्केंडियम को तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा, तो प्रारंभ के तत्व इस श्रृंखला के मध्य तक के तत्वों को हम मान रहे हैं। तो जो प्रारंभ के तत्व हैं ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं में स्थायित्व शो करते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नम। टाइटेनियम में +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, वेनेडियम में +5 है, क्रोमियम में +6 है
और मैंगनीज के अंदर +7 है। लेकिन इसी डी श्रृंखला में जो मध्य के बाद के तत्व हैं, यानी कि आप यहां देख सकते हैं आयरन ऑनवर्ड्स, ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनके अंदर स्थायी होती हैं, यानी कि +2 या +3। अब इसका कारण क्या है कि जो प्रारंभिक तत्व हैं, मान लीजिए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 है, स्कैंडियम के केस में D1 है, टाइटेनियम में D2 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं, तो डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। तो आप देखते हैं कि मैंगनीज पर जाकर के, जिसका कि D5 विन्यास है, सभी जो डी सब शेल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और इसके साथ जो आपका NS सब शेल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं ही। तो इस वजह से टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के काम आ सकते हैं वो 7 हो गए, और यहाँ पर 7+7 ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम है, जो कि मैंगनीज के केस में है। जैसे जैसे हम मैंगनीज से आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में, यानी कि D6 ऑनवर्ड्स, तो D6 में आते ही जो छठा इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग शुरू हो जाती है। यानी अब हम देख रहे हैं कि D5 तक 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, D6 के अंदर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 रह गया। D7 में पेयरिंग और बढ़ जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 रह जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि मध्य के बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है, और पेयरिंग शुरू होने से क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घटते जाते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी घटती जाती हैं। तो यहां आपको ये क्लियर है कि D6 ऑनवर्ड्स में पेयरिंग स्टार्ट होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, इसलिए जो श्रृंखला के जो बाद के एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। तो यहाँ हम तीनों सीरीज के लिए ही समझ सकते हैं कि 3D सीरीज में मैंगनीज जो है वो अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, 4D में रुथेनियम जो है वो +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और 5D में ऑस्मियम +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यहाँ मैंने मैंगनीज का केस डिस्कस किया हुआ है, मैंगनीज इज 3D5 4S2। तो अगर हम मैंगनीज जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित करते हैं तो 4S से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और केवल 3D5 रह जाता है, जो कि एक स्थायी हाफ फिल्ड अवस्था है। और अगर हम इन सातों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, यानी कि Mn+7, तो हमारा D का जो विन्यास है वो 3D0 रह जाता है। तो इस तरह से ये +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि मैंने डिटेल में 3D ट्रांजिशन सीरीज के लिए विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की हैं। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक आइडिया इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होना चाहिए, जो कि मैंने हर एलिमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ स्कैंडियम से जिंक तक ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, जो कि हम एक पुराने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्कैंडियम का केस, तो स्कैंडियम में अगर हम 4S से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, यानी कि स्कैंडियम को +2 ऑक्सीकरण अवस्था में हम मान लें, तो विन्यास यहां क्या रह जाएगा 3D1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स 4S से निकल गए। जब 3D1 रह जाएगा तो ये इसका स्थायी विन्यास नहीं है। ये चाहेगा कि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए, यानी कि अब स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाए +3 ऑक्सीकरण अवस्था होते ही क्या होगा कि हमारा जो विन्यास है वो 3D0 हो जाएगा, जो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ज्यादा स्थायी होगा। तो वैसे यहां हमने +2 और +3 दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखी हैं, लेकिन ये जो स्क्वायर के अंदर ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहां भी लिखी हैं और आगे भी लिखी हैं, वो कैसी हैं, ज्यादा स्थायी हैं, और जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं रेयर ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से, लेकिन उससे पहले आपको मैं 2 स्पेशल केसेस बताती हूं, क्रोमियम और कॉपर। आप देखते हैं कि क्रोमियम
का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3d5 4s1 और इसी तरह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s1। अगर हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल दें, क्रोमियम में से भी और कॉपर में से भी, तो बचा हुआ जो विन्यास है वो क्या होगा? क्रोमियम के केस में होगा 3d5 जो कि हाफ फिल्ड अवस्था है और कॉपर के केस में होगा 3d10 जो कि फुल फिल्ड अवस्था है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस पूरी ट्रांजिशन सीरीज में केवल क्रोमियम और कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ये अलग बात है कि क्रोमियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ज्यादा स्थायी नहीं है। इवन देन कुछ कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रोमियम की +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी संभव है। तो हम यहाँ पर स्पेशल केस लिख सकते हैं कि क्रोमियम और कॉपर सिर्फ ये दो एलिमेंट्स इस 3D ट्रांजिशन सीरीज में हैं जो कि +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d2 4s2। तो अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकलते हैं यानी कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था है तो शेष विन्यास रह जाता है 3d2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो 2 हम 4s से निकालेंगे, एक हम 4d से निकालेंगे और +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। साथ ही अगर हम इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, यानी टाइटेनियम के केस में अगर हम d0 विन्यास ले आए तो वो बहुत स्थायी होगा, इसीलिए इसको हमने इस स्क्वायर के अंदर प्रदर्शित किया है क्योंकि टाइटेनियम के केस में +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आप देखिए वेनेडियम में +2 से लेके +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था संभव है। आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकाल दीजिए तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। उसके बाद में अगर हमें +3 करना है तो 2 4s से और एक d से निकाल दीजिए। +4 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए 2 आप 4s से और 2 3d से, और अगर हम इन सभी को निकाल दें तो हमारी +5 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। यानी कि यहां पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं का नंबर बढ़ रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले अभी बता चुकी हूं। क्रोमियम के केस में +1 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं संभव है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएंगी और +6 ऑक्सीकरण अवस्था में हमारा विन्यास 3d0 हो जाएगा जो कि काफी स्थायी है। इसी तरह से मैंगनीज पर हम आए, मैंगनीज इज 3d5 4s2 और अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकले, +2 विन्यास हो गया। ये भी काफी स्थायी है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 3d में बचे वो 5 हैं, यानी कि वो उसकी हाफ फिल्ड स्टेज है। और उसके बाद अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन d से निकालते चले जाएं तो आपकी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं आएंगी और +7 ऑक्सीकरण अवस्था में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे और d0 विन्यास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आयरन की। आयरन के केस में d6 विन्यास है और जैसा कि मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूं कि इस d6 विन्यास में पेयरिंग शुरू हो जाती है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घट गए, मैंगनीज तक मैक्सिमम 5 थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आयरन के केस में ये 4 हो गए। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कम होती जाएंगी, जैसा कि आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आयरन में अब आपकी +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। कोबाल्ट में और एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 रह गए, ऑक्सीकरण अवस्था और घट गई। निकल के केस में +2 +3 और +4 ही हमने यहाँ प्रदर्शित की है, ये इसकी रेयर ऑक्सीकरण अवस्था है। कॉपर का केस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट इज जिंक, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद d10 विन्यास रह जाता है जो कि अत्यधिक स्थायी विन्यास है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था +2 संभव है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये हमने अभी देख ही लिया कि क्रोमियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों स्थायी है, क्योंकि यहाँ पे d5 विन्यास रह जाता है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी मिलती है। कॉपर के केस में +1 अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था लेते हैं तो 3d10 विन्यास मिल जाता है जो कि फुल फिल्ड स्थायित्व शो करता है। अब इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि अगर हमारे को 2 आयंस दिए जाएं किसी एक ही मेटल के
और हमसे ये पूछा जाए कि बताइए कि इनकी थर्मल या रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने यहाँ 4 केसेस डिस्कस किए हैं, स्केंडियम+2 और स्केंडियम+3। स्केंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d14s2। स्केंडियम+3 के केस में तीनों इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स s से और 1 इलेक्ट्रॉन d से बाहर निकल जाता है और d0 विन्यास होता है। जबकि स्केंडियम+2 के केस में केवल 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और विन्यास आएगा 3d1। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका विन्यास 3d0 होगा वो आयन ज्यादा स्थायी होगा, इसलिए इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था +2 के मुकाबले में ज्यादा स्थायी होगी। सिमिलरली टाइटेनियम+2 और टाइटेनियम+4 का केस देखिए। आप सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ऑर्गन 3d2 4s2। टाइटेनियम+2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकलेंगे, शेष 3d2 रह जाएगा। जबकि टाइटेनियम+4 के केस में ये चारों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और 3d0 विन्यास यहां पर रह जाएगा। डेफिनेटली ये ज्यादा स्थायी है क्योंकि इसको वैकेंट वाला स्थायित्व मिल रहा है। तीसरी स्थिति हम देखते हैं Mn+2 और Mn+3। सबसे पहले विन्यास देखिए, 3d5 4s2 जो है वो मैंगनीज का विन्यास है। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम मैंगनीज के निकालते हैं 4s से तो शेष बच जाता है 3d5। जबकि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो जो बचा हुआ विन्यास है इस आयन का वो रहेगा 3d4। आप समझ सकते हैं कि 3d5 ज्यादा स्थायी है, इसलिए Mn+2 इज स्टेबल देन Mn+3। इसी तरह से आयरन का केस देखिए, Fe+2 और Fe+3 में कौन सा आयन ज्यादा स्थायी है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। आयरन इज ऑर्गन 3d6 4s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं आयरन के तो विन्यास जो शेष बचता है वो है 3d6। जबकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो बचता है शेष जो इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में वो है 3d5। तो ये 3d5 की वजह से इसको स्थायित्व मिलेगा और Fe+3 जो है वो Fe+2 से ज्यादा स्थायी